वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। यूजीसी एनटीए नेट जीआरएफ परीक्षा जून 2020। शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। प्रथम प्रश्न पत्र शिफ्ट फर्स्ट। परीक्षा की तिथि 1 अक्टूबर 2020। व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2014 से 2019 तक के दौरान 4 विभिन्न जोनों KLMN से किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए ए और उत्तीर्ण हुए पी विद्यार्थियों का आंकड़ा दिया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका को देखते हैं। विभिन्न जोनों में विद्यार्थियों की वर्षवार संख्या। यह है वर्ष, यह है जोन KLMP। और ए जो है यहाँ आप देख सकते हैं ए और पी लिखा है। तो ए जो है शामिल हुए परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों की संख्या है और पी जो है वह उत्तीर्ण। ए जो है जितने लोग शामिल हुए उनकी संख्या है और पी जो है जितने लोग उत्तीर्ण हुए उनकी संख्या है। क्वेश्चन देखिए। सभी 6 वर्षों में मिलाकर जोन के से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या में कितना अंतर है। 2060, 2070, 2080, 2090। 6 वर्षों में जोन के से परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थी टोटल को ऐड कर लीजिए। यह है देखिए जोन के। यह कह रहा है परीक्षा में कुल शामिल और परीक्षा में कुल उत्तीर्ण का अंतर ज्ञात करना है। तो टोटल को इसको ऐड कर लेंगे, फिर इसको ऐड करके डिफरेंस हम लोग ज्ञात कर लेंगे। आइए देखिए। कुल विद्यार्थी टोटल ऐड 4730। 6 वर्षों में जोन के से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थी टोटल ऐड करेंगे पी को। इसके बाद यहाँ आता है 2640। अंतर ज्ञात करते हैं तो हम लोग आएगा 2090। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 2090। वर्ष 2015 में सभी 4 जोनों से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। तो आइए देखते हैं वर्ष 2015। यह है वर्ष 2015 और 4 जोनों में बोला है कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। क्वेश्चन को देखिए। 4 जोनों से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षा में शामिल हुए थे उसको नहीं गिनना है, केवल उत्तीर्ण वालों को गिनना है। देखिए 2015 तो उत्तीर्ण यहाँ है, यहाँ है, यह उत्तीर्ण है और यह। इन चारों को ऐड करने पर आता है 2116 और 4 जोन है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 529। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस जोन में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता न्यूनतम है। KLMN। वर्ष 2019 में जोन 19 में जोन के इसको ले लीजिए का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो 58.352 और जोन एल का उत्तीर्ण प्रतिशत एल का निकालेंगे उत्तीर्ण प्रतिशत
इसका उत्तीर्ण प्रतिशत और जोन एल का उत्तीर्ण प्रतिशत निकालेंगे तो यह आएगा 52.500 और जोन एम का 62.702 और जोन एन का 66.953। तो आप यहाँ देख सकते हैं किसका न्यूनतम है, तो जोन एल का सबसे न्यूनतम है, अतः ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में जोन के से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का वर्ष 2018 के सापेक्ष अनुपात क्या है? 7.7:5, 3:5, 5:7, 5:3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 2017 में जोन के से उत्तीर्ण कुल विद्यार्थी 360 थे और वर्ष 2018 में जोन के से उत्तीर्ण कुल विद्यार्थी 504 थे। अभीष्ट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग 360/504 कर लेंगे, तो यह रेटियो हमें ज्ञात होता है 5:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल 6 वर्षों में जोन एम से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या उसी अवधि के दौरान जोन एम से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का करीब प्रतिशत कित है? 56%, 58%, 60%, 64%। 6 वर्षों में जोन एम से परीक्षा में शामिल हुए कुल विद्यार्थी टोटल ऐड करेंगे 4275। 6 वर्षों में जोन एम से परीक्षा में पास हुए कुल विद्यार्थी टोटल ऐड करेंगे तो यह आएगा 2564। अभीष्ट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग 2564/4275 प्लस 100, यह आएगा 60% लगभग। 60% लगभग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन शिक्षण युक्तियों की पहचान कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती हैं। सहकारी अधिगम, टीम शिक्षण, प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट, युग्मित पेयर सहभागी चर्चा, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान। सही विकल्प चुनिए। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4, केवल 3 4 और 5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। केवल 1 3 और 4। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण युक्तियों में अधिगमकर्ता की सक्रिय भूमिका अनिवार्य होती है। इन युक्तियों में अधिगमकर्ता अपने ज्ञान, पूर्व अनुभवों और विचारों का प्रयोग करता है। शिक्षण एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है और सहकारी अधिगम प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट और युग्मित पेयर सहभागी चर्चा अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण युक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः होती है एक रेखीय, नीचे से ऊपर की ओर, अंतरक्रियात्मक, क्रियान्वितिकारी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें सम्मिलित संप्रेषण पद्धति मूलतः क्रियान्वितिकारी होती है। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर होता है। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी हैं। ऑप्शन, निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास, प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारण अर्जन पर बल, उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना, समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण, सहभागितापूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल दिया जाना। सही विकल्पों का चयन कीजिए। केवल 2 4 और 5, केवल 1 2 और 3,
केवल 2, 3 और 4, केवल 3, 4 और 5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केवल 1, 2 और 3। अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियां छात्र केंद्रित होती हैं, अर्थात वह सीधे शिक्षक द्वारा प्रतिपादित नहीं होती हैं। इनमें समस्या समाधान, केस स्टडी, व्यष्टि अध्ययन जिसको कहते हैं, अवधारणा चित्रण इत्यादि सम्मिलित हैं। छात्रों का लक्ष्य अवधारणा संकलन पर केंद्रित होता है, जो प्रश्न उत्तर सत्र समस्या आधारित प्रदर्शन के माध्यम से संपादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर्तमान चालू शिक्षण अधिगम सूत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? संकलनात्मक, निर्माणात्मक, मानक संदर्भित, निकष संदर्भित। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, निर्माणात्मक। प्रवर्तमान शिक्षण अधिगम के दौरान निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रगतिशील शिक्षण कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विफलता के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकता है। यह छात्रों की शिक्षण संबंधी त्रुटियों को सुधारने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में आईसीटी के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। कथन सेकंड, निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दोनों कथन सही हैं। वर्तमान समय में आईसीटी के प्रयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, अतः कथन 1 सत्य है। तथा रचनात्मक आकलन द्वारा असामान्यतः अयोग्यता अथवा अन्य समस्याओं के समाधान द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करता है, अतः कथन 2 भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचयन प्रक्रिया को चिन्हित कीजिए जिसमें इकाइयों का चयन समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है। आनुपातिक प्रतिचयन प्रक्रिया, स्तरित प्रतिचयन प्रक्रिया, विमात्मक प्रतिचयन प्रक्रिया, यादृच्छिक प्रतिचयन प्रक्रिया और नेक्स्ट व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 3, 4 और 5, केवल 2, 4 और 5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, केवल 2, 4 और 5। स्तरित प्रतिचयन प्रक्रिया, यादृच्छिक प्रतिचयन प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया इकाइयों का चयन समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है, जबकि आनुपातिक प्रतिचयन प्रक्रिया और विमात्मक प्रतिचयन प्रक्रिया सुविधापूर्वक एवं गैर यादृच्छिक प्रतिचयन प्रक्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। कथन सेकंड, एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग न तो संभव है और न ही वांछनीय। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।
कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सत्य है क्योंकि गुणात्मक शोध प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। कथन 2 असत्य है क्योंकि एक अच्छे शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग वांछनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति कहलाती है। कार्योत्तर पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, व्यष्टि अध्ययन पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रयोगात्मक पद्धति। प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करता है। यह अनुसंधान कारण और प्रभाव को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रात्मक शोध प्रतिमान की अभिलक्षणिक विशेषताएं क्या हैं? यह प्राकल्पना निगमनात्मक है। यह प्राकृतिक परिवेश पर केंद्रित है। यह जनसंख्या अभिलक्षण के सामान्यीकरण को बल प्रदान करता है। यह लोगों की बड़ी संख्या से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों पर बल देता है। साहित्य समीक्षा रखना गौण भूमिका निभाता है किंतु समस्या को न्यायसंगत बनाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 3, 4 और 5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केवल 1, 3 और 4। मात्रात्मक शोध प्रतिमान संख्यावाचक तथ्य और सांख्यिकी के द्वारा कार्य करता है। यह प्राकल्पना निगमनात्मक है। यह जनसंख्या अभिलक्षण के सामान्यीकरण को बल प्रदान करता है। यह लोगों की बड़ी संख्या में प्राप्त संख्यात्मक आंकड़े पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सामान्य क्रम क्या है? चरों की पहचान द्वारा संकल्पना बनाना, अनुभूत आवश्यकता जो समस्या उत्पन्न कर रही है, कठिनाई और समस्या प्रतिपादन को चिन्हित करना, प्रदत्त विश्लेषण और भाष्य, समुचित शोध उपकरणों के प्रयोग द्वारा प्रदत्त संग्रहण। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। यहाँ पर आप व्याख्या देख लीजिए, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वैज्ञानिक परिकल्पनाओं के निर्माण एवं उनके परीक्षण में प्रयोग लाई जाती है। इसके प्रयोग में सामान्य क्रम निम्न है। अनुभूत आवश्यकता जो समस्या उत्पन्न कर रही है, कठिनाई और समस्या प्रतिपादन को चिन्हित करना, चरों की पहचान द्वारा संकल्पना बनाना, समुचित शोध उपकरणों के प्रयोग द्वारा प्रदत्त संग्रहण, प्रदत्त विश्लेषण और भाष्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार में संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करती है? संदर्भ, संचारण गति, शब्द शोर, चैनल क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। संदर्भ। संचार में संदेश की व्याख्या संदर्भ पर निर्भर करती है। किसी भी कथन का संदर्भ ज्ञात न हो तब उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन से संचार के लिए महत्वपूर्ण है? अपभाषा, द्वेषी अभिवृत्ति, संरचना, प्राथमिक लेपन, तात्कालिकता। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल 1, 2 और 3,
केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 4 और 5, केवल 3, 4 और 5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, केवल 3, 4 और 5। संरचना, प्राथमिक लेप और तात्कालिकता संचार के महत्वपूर्ण कारक हैं। संरचना सिद्धांत एक अच्छे प्रस्तुतिकरण के गुण दर्शाता है जिससे श्रोता को प्रभावित किया जा सके। प्राथमिक लेप में पूर्ववर्ती संदर्भ प्रस्तुत करके संचार के प्रभाव को बढ़ाया जाता है। तात्कालिकता के माध्यम से संचार करने की इच्छा प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार में सांस्कृतिक संस्थानों का क्रम है। परिवार, विद्यालय, धर्म, जनसंचार माध्यम। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1, 2, 3, 4। सही क्रम है, पहले परिवार, इसके बाद आता है विद्यालय, फिर धर्म और लास्ट में जनसंचार माध्यम। परिवार, विद्यालय, धर्म और जनसंचार माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर। अभिकथन ए, कक्षा में छात्रों को आदेश देना संचार का विशिष्ट प्रकार है। आदेश का तरीका सम्मिलित छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। शिक्षक व छात्रों के मध्य कक्षा में संचार शिक्षण विधियों व छात्रों के व्यवहार पर निर्भर करता है। यह लिखित, शाब्दिक व सांकेतिक हो सकता है। यह आदर्श, सुझाव या प्रोत्साहन के रूप में हो सकता है, अतः दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। उदाहरण, संचार के प्रकार। तो बहुअर्थकता, द्विकीय संप्रेषण, और इधर है अर्थहीन ध्वनि एवं शब्द, ट्रैफिक लाइट संकेतक। इधर देखिए पराभाषिक, और इधर है अशाब्दिक संप्रेषण। अलग अर्थ देने वाले शब्द, शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते 2 व्यक्ति। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या। पराभाषिक अर्थहीन ध्वनि एवं शब्द होते हैं, और अशाब्दिक संप्रेषण ट्रैफिक लाइट संकेतक बिना शब्द का है, यानी अशाब्दिक संप्रेषण है। बहुअर्थकता, अलग अर्थ देने वाले शब्द। द्विकीय संप्रेषण, शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते 2 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सगुन और सृष्टि की आयु का गुणनफलक 240 है। यदि सृष्टि की आयु को 2 गुना कर दिया जाए तो वह सगुन की आयु से 14 वर्ष अधिक होता है। सृष्टि की आयु कितनी है? 15 ईयर्स, 12 ईयर्स, 10 ईयर्स या 20 ईयर्स? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। माना सगुन की उम्र x और सृष्टि की उम्र y है। प्रश्नानुसार x इंटू वाई इक्वल 240, और दूसरा है x इक्वल टू 2y-4। यह समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अतः 1 और 2 से इसको सॉल्व आप करेंगे, 2y-4 इंटू वाई इक्वल टू 240, तो यह आएगा आपका
12 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्रम को पूरा कीजिए। 9, 11, 15, 23, 39। नेक्स्ट क्या रहेगा? 71, 65, 44, 68। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 71। 9 plus 1 into 2 equal to 11. 11 plus 2 into 2 equal to 15. 15 plus 4 equal to into 2 equal to 23. 23 plus 8 into 2 equal to 39। और 39 में 60 ऐड करके मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 72 आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। कथन सेकंड, किसी त्रिभुज की किसी दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। त्रिभुज के गुणधर्म देखिए क्या क्या है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजा संख्याओं के निम्नलिखित 3 समुच्चयों पर विचार कीजिए। 2, 5, 9, 1, 6, 10, 3, 4, 8। तीनों समुच्चयों 1, 2 और 3 के औसतों का सही आरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 3, 1, 2। समुच्चय का औसत निकालने के लिए समुच्चय ए के संख्याओं का योग प्लस कुल संख्याएं। संख्याओं का योग और कुल संख्याएं निकालने पर 5.33 आता है। और समुच्चय बी का औसत ज्ञात करने पर इसी तरह समुच्चय बी और समुच्चय सी तीनों का औसत ज्ञात करने पर हम आरोही क्रम लगाते हैं तो 3, 1, 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5 तो ए रेडियो बी रेडियो सी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी ही राइट क्यों है आइए देखते हैं। ए इंटू 30/100 इक्वल टू बी इंटू 0.25 इक्वल टू सी इंटू 1/5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा रेटियो जो प्राप्त होने वाला है 10 रेटियो 12 रेटियो 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं। ए और बी के बीच केवल डी है। ए और बी के बीच केवल डी है। ए और सी के बीच केवल एफ है। ई और बी के ठीक बाएं हैं। ई बी के ठीक बाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई और एफ के बीच खड़ा है? ई और एफ के बीच कौन सा खड़ा है? तो जब इसको सर्कल बनाएंगे तो हमारा ऑप्शन निकल कर आएगा सी। जब इसी को ऐसे हम लोग सर्कल बना लेंगे तो ई और एफ के बीच में सी आने वाला है।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धुएं वाली सभी वस्तुओं में आग होती है। पहाड़ी में धुआं होता है, इसलिए इस पहाड़ी में धुआं है, और बिना आग वाली किसी भी वस्तु में धुआं नहीं होता है। इस पहाड़ी में धुआं है, इसलिए यह पहाड़ी बिना आग वाली नहीं है। उपरोक्त भारतीय तर्क मीमांसा में किस प्रकार की अनुमिति का उदाहरण है? पूर्वरत पूर्ववत, अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अन्वय व्यतिरेकी। उपर्युक्त उदाहरण में अन्वय व्यतिरेकी अनुमान निहित है। अन्वय का अर्थ है किसी वस्तु का अन्य वस्तु के साथ उपस्थिति, या और व्यतिरेकी का अर्थ है अन्य वस्तु का अनुपस्थिति में उस वस्तु की उपस्थिति। उपर्युक्त उदाहरण में धुएं वाली वस्तुओं में आग होती है और पर्वत में धुआं है, अतः पर्वत पर आग है। यह धुएं की उपस्थिति में आग भी उपस्थित है, अतएव यह अन्वय है। पुनः बिना आग वाली वस्तुओं में धुआं नहीं होता। यह पहाड़ी में धुआं है, अतः यह पहाड़ी बिना आग वाली नहीं, अर्थात पर्वत पर आग है। धुएं की अनुपस्थिति में आग भी अनुपस्थित है, यह व्यतिरेकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असिद्ध एक हेत्वाभास है जब मध्य पद हो। अप्रमाणित, अति व्यापक, अति संकीर्ण, अव्यावर्ती। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अप्रमाणित। असिद्ध तर्क दोष तब होता है जब मध्य पद असिद्ध हो, या मध्य पद को गलत तरीके से मान्यता प्रदान करते हैं, जो निष्कर्ष को सिद्ध नहीं कर सकता है। वे तर्क वाक्य जिनमें मिथ्या मध्य पद निहित हो स्वयं मिथ्या होते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। असाइन, अलॉट, मीटर, लंबाई, मीटर, डॉक्टर, अस्पताल, ताला, चाबी। इधर है कोड, पासवर्ड, क्लर्क, कार्यालय, सुधार, मरम्मत, द्रव्यमान, किलोग्राम। इसको आपको मिलाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, असाइन, अलाट। असाइन, अलाट किससे संबंधित हो सकता है? सुधार और मरम्मत से। इसके बाद है लंबाई, मीटर। तो आप यह देख सकते हैं, यह भी मापक है, द्रव्यमान और किलोग्राम। डॉक्टर, अस्पताल, तो इसका हो सकता है डॉक्टर, अस्पताल। क्लर्क, कार्यालय। ताला, चाबी, कोड, पासवर्ड। देखिए एक बार फिर से, साइन, अलॉट, सुधार, मरम्मत। लंबाई, मीटर, द्रव्यमान, किलोग्राम। डॉक्टर, अस्पताल, तो क्लर्क, कार्यालय। ताला, चाबी, कोड, पासवर्ड। 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री पर मुड़ता है और फिर घड़ी की दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस ओर मुंह करके खड़ा है? पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और पूर्व। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक आदमी जो कि दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। यह है पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और यह है दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, यह है दक्षिण और यह है पश्चिम, मतलब वह व्यक्ति ऐसे खड़ा है। इसके बाद वह घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री पर मुड़ता है। यह 90 डिग्री पर मुड़ता है तो यहाँ आ जाता है, क्योंकि हमारी घड़ी ऐसे चलती है और वह मुड़ रहा है ऐसे, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यह 90 डिग्री मुड़ता है तो व्यक्ति यहाँ आ जाता है, यहाँ व्यक्ति आ जाता है। अब देखिए वो
और फिर घड़ी की दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। यहाँ से वह 135 डिग्री मुड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ आएगा 135 डिग्री, तो वह यहाँ पर पहुँच जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो बताइए यह कौन सी दिशा है। तो यह आप देख सकते हैं, यह पश्चिम दिशा है, ईस्ट वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम निम्नलिखित में से रैम निम्नलिखित में से किस पर होती है। हार्ड डिस्क, एक्सटेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड, यूएसबी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रैम सीपीयू में मदरबोर्ड पर स्थापित होता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है। इसके द्वारा किसी डेटा को पढ़ा और लिखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, NKN स्टैंड फॉर न्यू नॉलेज नेटवर्क। NKN का संक्षिप्त रूप न्यू नॉलेज नेटवर्क है। और MOOCS का MOOCS मुक्स ऑफलाइन पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक पहल है। और नेक्स्ट है, CPU का क्लॉक रेट गीगाबाइट में मापा जाता है। परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 3 और 5, केवल 2 और 5, केवल 3 4, केवल 1 और 5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केवल 3 और 5। NKN का फुल फॉर्म है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क मुक्स ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, जबकि यहाँ ऑप्शन में ऑफलाइन पाठ्यक्रम लिखा गया था। CPU का क्लॉक रेट गीगाबाइट में मापा जाता है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक पहल है। परम शिवाय एक कंप्यूटर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट देखिए, विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में ICT के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। और कथन सेकंड देखिए, निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। वर्तमान समय में ICT का प्रयोग बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, अतः कथन 1 सत्य है। तथा रचनात्मक आकलन द्वारा असामान्यतः अयोग्यता अथवा अन्य समस्याओं के समाधान द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करता है, अतः कथन 2 भी सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पर बी लिखा है, यह ए रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन देखिए, फायरफॉक्स, फेसबुक, क्रोम, सफारी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फेसबुक। फेसबुक जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउजर निम्न है: गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL स्टैंड फॉर या URL है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिस्पांस लोकेटर, यूनिफाइड रिस्पांस लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे बोलचाल की भाषा में वेब एड्रेस कहा जाता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क पर इसके स्थान और इसके पुनः प्राप्त करने के लिए
एक तंत्र को निर्दिष्ट करता है। URL एक विशिष्ट प्रकार के यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा क्षमता के बढ़ते हुए क्रम के संदर्भ में भारत संघ के निम्नलिखित राज्यों के सही क्रम की पहचान कीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन A, B, C, D। विलोपिता प्रश्न है। पवन ऊर्जा का भारत में बढ़ते हुए संघ का राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुलित ऑक्साइड DO जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में निम्नलिखित में से किसके उत्तर जीवन के लिए आवश्यक है? मनुष्य, पशु, मछली, फसल और सब्जियां। ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। घुलित ऑक्सीजन DO जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। यह जलीय जीवों जैसे मछली के लिए नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व गंदे नालों के सूखे कीचड़ों में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कुल या टोटल नाइट्रोजन, कुल सल्फर, कैल्शियम, टोटल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। कैल्शियम। गंदे नालों के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPC 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्षेत्रगत या सेक्टोरल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों के आरोही क्रम में सही क्रम की पहचान कीजिए। विद्युत और ऊष्मा उत्पादन, भवन, परिवहन, उद्योग। सबसे पहले इसमें आएगा भवन, इसके बाद परिवहन, फिर आता है विद्युत और ऊष्मा उत्पादन और लास्ट है उद्योग। 2 3 4 1 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देखिए। IPC 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्षेत्रगत CO2 उत्सर्जनों के आरोही क्रम निम्न है। सबसे कम है भवन, इसके बाद है परिवहन, नेक्स्ट है उद्योग और विद्युत और ताप उत्पादन सर्वाधिक है। लेकिन NTA ने A विकल्प सही माना है। क्वेश्चन नंबर 40, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चा, बालक और बालिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना सुनिश्चित करना था? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तृतीयक शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिन्हें 2015 तक पूरा किया जाना सुनिश्चित था। 8 लक्ष्य निम्नलिखित हैं। भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु दर घटना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, पर्यावरण सततता, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, मानित विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी असंबद्ध विश्वविद्यालय होता है। ऑप्शन नंबर 2, किसी मानित विश्वविद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात आवश्यक रूप से 1:10 से कम नहीं होना चाहिए।
सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। मानित विश्वविद्यालय असंबद्ध विश्वविद्यालय होता है। विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त कोई भी संस्थान जो उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य कर रहा हो, यूजीसी द्वारा मानित विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाती है। इसके अतिरिक्त संस्थान को 20 वर्षों तक कार्यरत होना, शिक्षक छात्र अनुपात 1:20, यहाँ पर 1:10 दिया था। इसके अतिरिक्त कम से कम 5 स्नातकोत्तर विभाग होना आवश्यक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:10 दिया था, या 20 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और पर्यावरणीय शिक्षा में राष्ट्रीय कार्यक्रम आईईईपी कब अस्तित्व में आए? 1972, 1975, 1982, 1992। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और पर्यावरणीय शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यूएनईपी 1972 में अस्तित्व में आया था एवं आईईईपी 1976 में प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसको स्टार लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस राज्य संघ क्षेत्र के पास उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्नातकों की संख्या अधिकतम थी? स्नातक की संख्या उत्तर प्रदेश, केरल, दमन एवं दीव, चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चंडीगढ़। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग चंडीगढ़ और दिल्ली में उसकी जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक संख्या में स्नातक हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की हाल ही में शुरू की गई योजना NEAT नीट किसका संक्षिप्त रूप है? नेशनल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेस्टिंग, नेशनल इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की शुरू की गई योजना नीट, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज की स्थापना किस राज्य में की है? ऑप्शन देखिए, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय योग की केंद्र की स्थापना कर्नाटक के बेंगलुरु विश्वविद्यालय में की है। यह संस्था देश भर के सभी यौगिक विज्ञान पाठ्यक्रम को संचालित करने वाले संस्थानों की निगरानी की शीर्ष संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। स्किनर प्रणाली में प्रबलन को स्वचालित परिभाषित किया गया है। इस संबंध में संभवतः प्रबलक के स्वचालित प्रभाव के विश्वसनीय प्रदर्शन को स्किनर 1948 द्वारा अंधविश्वासी व्यवहार की संज्ञा दी गई है। इस परिस्थिति में कोई ऐसी घटना जो प्रबलक का स्वरूप रखती है, प्रयोज्य को सविराम प्रस्तुत की जाती है, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वह क्या कर रहा है, किंतु वह कुछ भी कर रहा हो तथा उसे वचन द्वारा संभाव्य बनाया जा सकता है, तो प्रबलन प्रदान करने के ठीक पहले जो व्यवहार हो रहा है वह दृढ़ हो जाएगा।
जिसे उत्सर्जन दर में अभिवृद्धि के माध्यम से देखा जा सकता है। प्रयोज्य ऐसा करने लग जाता है कि वह अनुक्रिया जो संयोगवश प्रबलित हुई है वहीं किसी तरह प्रबलन उत्पन्न कर रही है। यह उस परिस्थिति से भी घटित होता है जब प्रबलक को यांत्रिक युक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। प्रयोज्य के व्यवहार से किसी भी प्रकार के अनुक्रियात्मक रूप से संबद्ध नहीं है। प्रबलन के स्वतः प्रवृत्त परिणाम को स्किनर ने अपनी व्यवहार रचना की प्रभावी प्रविधियां के माध्यम से प्रदर्शित किया है। ये प्रविधियां शायद ही जिस दृष्टिकोण से निश्चित हुई हो जिसके समस्त व्यवहार को उद्दीप्त कोटि में रखा जाता था, किंतु जीव को अपने व्यवहार कोश में विविध अनुक्रियाओं के उत्सर्जन से जुड़े होने के कारण व्यवहार रचना की संकल्पना एक सरल सोपान रही है। यदि प्रयोगकर्ता केवल प्रबलकों की द्रुत प्रस्तुति को ही नियंत्रित रखता है तो वह जीवन के किसी भी व्यवहार को प्रबलित कर सकने का सामर्थ्य रखता है। उस दशा में प्रयोज्य के व्यवहार प्रदर्शनों की सूची में जो अनुक्रियाएं नहीं भी विद्यमान हों उन्हें वस्तुगत परिस्थितियों में समुचित बदलाव लाकर तथापौपर्य सन्निकरण की विधि द्वारा संभाव्य बनाया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए, स्किनर के अनुसार व्यक्तियों का अंधविश्वासी व्यवहार किसका परिणाम है? घटना का नियत उद्भासन, नियमितता रहित घटना का उद्भासन, घटना का यदा कदा उद्भासन, घटना का प्राकृतिक उद्भासन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नियमितता रहित घटना का उद्भासन। स्किनर के अनुसार व्यक्तियों का अंधविश्वासी होना नियमितता रहित घटना का उद्भासन के कारण है। प्रबलक की प्रदायगी किसके कारण सुदृढ़ होती है? घटना में प्रयोज्यों के सम्मिलन से, प्रबलन दर में वृद्धि करके, वंचन डेप्रिवेशन जैसे कारकों से, यांत्रिक मशीनों के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वंचन डेप्रिवेशन जैसे कारकों से प्रबलन की प्रदायगी वंचन जैसे कारकों से सुदृढ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक मशीन का उदाहरण प्रयोजक के इस व्यवहार के प्रबलन को प्रदर्शित करता है। प्रबलन का स्वचालित प्रभाव, प्रबलन का भ्रम, प्रयोज्य के व्यवहार में असंगति, यह विश्वास की प्रत्येक प्रतिक्रिया प्रबलन का कृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रबलन का स्वाभाविक प्रभाव, प्रबलन का स्वचालित प्रभाव यांत्रिक मशीन का उदाहरण प्रयोज्य के इस व्यवहार के प्रबलन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोज्य के व्यवहार के बनने की प्रक्रिया इनसे संबंधित है। उसकी सुग्राहिता, प्रबलन की उसकी इच्छा, उसके व्यवहार कोश में पहले से ही विद्यमान अनुक्रियाएं, उपगमन तकनीकों द्वारा प्रबलित अनुक्रियाएं। ऑप्शन देखिए, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1 और 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रयोज्य के व्यवहार बनने की प्रक्रिया निम्न से संबंधित है। उसके व्यवहार कोश में पहले से ही विद्यमान अनुक्रियाएं, उपगमन तकनीकों द्वारा प्रबलित अनुक्रियाएं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, प्रयोज्य की उत्सर्जन सूची में जो अनुक्रियाएं नहीं हैं उन्हें इससे प्रेक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अपीड़क उपायों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उपर्युक्त पर्यावरणीय परिस्थितियां बनाकर, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक उत्सर्जन व्यवहार में बाधा पहुंचाकर, ऑप्शन नंबर डी प्रबलन के लिए यांत्रिक मशीनों के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उपर्युक्त पर्यावरणीय परिस्थितियां बनाकर।
प्रयोज्य के उत्सर्जन सूची में जो अनुक्रियाएं नहीं हैं उन्हें उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियां बनाकर प्रेक्षित किया जा सकता है। यहाँ पर यह क्वेश्चन पेपर आपका समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि। जय हिंद। धन्यवाद।